जय हिंद दोस्तों, आप सबका आज के एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 27 सितंबर ट्यूसडे और आज दोस्तों हम चार इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। एक इशू हम डिस्कस करेंगे, ये इंडियन सोसाइटी से पर्टिनेंट है, हिंदू में आया है, यहाँ पे पावर बैक इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। तो अगेन इस आर्टिकल में से कंटेंट आप ऐसे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एक्टिव ग्लोबल सिविल सोसाइटी की बात करी गई है। हर एक डेमोक्रेसी में सिविल सोसाइटी की रेलेवेंस रहती है। सिविल सोसाइटी की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रेलेवेंस है डेमोक्रेसी में, इस बात पे चर्चा हम पहले भी बहुत ज्यादा कर चुके हैं इन द पास्ट। फिर एक आर्टिकल जो है इंडिया के टूरिज्म पोटेंशियल से रिलेटेड आया है। अब ये जो आर्टिकल है, हमारे जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने आर्टिकल लिखा है। एक आर्टिकल आईआर से संबंधित, अगेन पीछे जैसे अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट हुआ था समरकंद में, उज्बेकिस्तान में, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसमें हाईलाइट्स रहे थे, तो वो यहाँ पे इस आर्टिकल में कुछ बातें डिस्कस करी गई हैं। और क्या रोड मैप सेट होता है आने वाले टाइम के लिए, बिकॉज अगले साल इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है एससीओ की। और एक आर्टिकल दोस्तों हम डिस्कस करेंगे जुडिशरी से रिलेटेड, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया है और यहां पे बात करेगी कैपिटल पनिशमेंट के बारे, डिसाइडिंग द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रीन, जो कि स्टैब्लिश करी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1980 में बच्चन सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। तो चलिए दोस्तों यहां पे आर्टिकल शुरू करते हैं अपना, पुटिंग पावर बैक इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। अब अगेन दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल पढ़ के आपको लगेगा कि शायद यहाँ पे बैशिंग करी गई है। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आते हैं जहाँ पे दिखता है कि भाई वो एंटी बीजेपी बैशिंग हो रही है, कि भाई ये आर्टिकल्स में ऐसी बात दिखाई जा रही है कि भाई हमारी सरकार जो है वो बहुत मेजॉरिटेरियन है, टोटलिटेरियन है। लेकिन इस आर्टिकल में जो जनरल बातें करी गई हैं वो एक ग्लोबल टेंडेंसी की बात करी गई, दैट कि दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी सरकारें हैं जो कि बहुत ज्यादा मेजॉरिटेरियनिज्म या टोटलिटेरियनिज्म के टुवर्ड्स मूव कर रही हैं। तो डिक्टेटरशिप का जमाना तो नहीं है, हिटलर का जमाना तो नहीं है, उस सब से हम निकल के आ चुके हैं। ठीक है, अब अगेन आर्टिकल्स में लोगों के अपने व्यूज होते हैं, हमने ज्यादा इमोशनल नहीं होना लोगों के व्यूज को पढ़ के, लेकिन हमने ये समझना है कि इस आर्टिकल का जो एसेंस है वो क्या है। आर्टिकल का एसेंस है कि एक एक्टिव ग्लोबल सिविल सोसाइटी की रेलेवेंस दुनिया भर के लिए क्यों है। अब देखिए दुनिया भर में बहुत हंगामा हो रहा है, लड़ाइयां हो रही हैं, ठीक है, कुछ देश हैं, टर्की की बात करें या अगर हम कुछ अफ्रीकन कंट्रीज की भी बात करें, ठीक है, म्यांमार की बात करें, तो वहां पे टोटलिटेरियनिज्म देखने को बहुत ज्यादा मिलता है, डिक्टेटरशिप बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, चाइना हो, रशिया हो। और उसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि भी बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो, गरीबी हो, खास करके अगर हम अफ्रीकन, सब सहारन अफ्रीकन पार्ट्स की बात करें, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, तो डेमोक्रेसी को खतरा है। डेमोक्रेसी फेसेस सीरियस इश्यूज ऑफ पॉपुलिज्म। तो यानी कि जिन देशों में लोग जो यानी कि जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, अगर वो पॉपुलरली इलेक्ट होके आ भी रहे हैं, तो क्या वहां पे डेमोक्रेसी स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ये बात भी यहां पे आर्टिकल में कॉलमिस्ट हमारे सामने रखते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ग्रोइंग इनइक्वालिटी की बात करें, ओवर पॉपुलेशन हो, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो, ये कुछ ऐसे अहम इशू हैं, अहम ऐसे मुद्दे हैं जिनका जो फैसला है हम सरकारों के ऊपर नहीं छोड़ सकते, हमको एज अ सिविल सोसाइटी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा अपने रिजॉल्व को। अब देखिए, अब दुनिया भर में हंगामा है, लेकिन इस बात की उम्मीद रखना कि आने वाला कल अच्छा ना हो, तो ये बात तो सही नहीं है। उम्मीद तो हम रख सकते हैं, उम्मीद पे ही दुनिया टिकी हुई है। तो ऐसे जो चंद लोग हैं जो कि कमिटेड हैं, जो कि चेंज लेके आना चाहते हैं सोसाइटी में, और वो कोशिश कर भी रहे हैं कि कैसे लोगों को बचाया जा सके फ्रॉम द स्टेट रिप्रेशन, तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बिकॉज डेफिनेटली लोगों को ही साथ में, सो वी आर द वंस वी आर वेटिंग फॉर, तो हमको अपनी मदद और हमको अपने ह्यूमैनिटी की भी बात करें, अपनी सोसाइटी की बात करें, भाईचारे की बात करें, हमको ही अपने भाइयों की, अपने सोसाइटी में लोगों की मदद करनी पड़ेगी फ्रॉम दीज टेंडेंसीज विच डिफरेंट गवर्नमेंट शोज ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म और टोटलिटेरियनिज्म। तो होप को कभी गिव अप नहीं करना। तो देखिए दोस्तों, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। देखिए हम सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है काफी बारी कि जो आपका डिसेंट है वो एक बहुत एसेंशियल पार्ट है डेमोक्रेसी का। अब हमने देखा है कई बार यहाँ पे भी होता है कि लोग स्ट्राइक करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं भारत सरकार की किसी नीति के खिलाफ, किसी बिल के खिलाफ, और अक्सर ऐसे लोगों को जो कि स्ट्राइक करते हैं, जो कि ऐसे हड़ताल करते हैं, उनको कहा जाता है कि भी वो एंटी इंडिया गैंग है, खान मार्केट गैंग है, उनको पाकिस्तान चले जाने चाहिए। डिस्पाइट द फैक्ट उनके ऊपर जो भी एलिगेशन लगाया जाता है, अगर आप किसी बात से नाखुश हैं, आपका हक बनता है कि आप उस बात पे स्ट्राइक करें, आप डिसेंट कर सकते हैं। और इसी के चलते, आपके डिसेंट के चलते ही प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स को एडवांस मिल सकता है, यानी कि प्रोग्रेसिव मूवमेंट जो है वो और एडवांस होती हैं। तो चाहे वो हम एनवायरमेंटल मूवमेंट्स की बात करें, ग्रीन मूवमेंट्स की बात करें,
ठीक है, हर चीज तो नेता नहीं कर सकते हैं, तो लोगों को ही करनी पड़ेगी। ठीक है, हर चीज अगर हम छोड़ देंगे पॉलिटिकल विल के ऊपर ही डिपेंडेंट है तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। अब अगेन इस आर्टिकल में भारत जोड़ो के बारे में मेंशन करा गया है, वो रेलेवेंट बात नहीं है। तो कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है, तो वो रेलेवेंट नहीं रहेगा कि इस आर्टिकल में हम डिस्कस करें, बिकॉज उसका कोई लिंक नहीं है सिविल सोसाइटी को या ग्लोबल सिविल सोसाइटी को स्ट्रेंथन करने का। फिर यहां पे इस आर्टिकल में थोड़ी राजनीति आ जाती है, तो वो बात मैं यहां पे अवॉइड कर रहा हूं। अब बात करें टॉर्चरिंग डेमोक्रेसीज की। देखिए टॉर्चरिंग मतलब क्या होता है कि अगर आप देखिए आप नशे में हैं, आपने नशा किया हुआ है या बहुत बीमार है, बहुत वीक है, तो आपसे चला नहीं जाएगा, या अगर आप चलेंगे तो बहुत लड़खड़ा के चलेंगे, तो यानी कि इंस्टेबिलिटी। तो टॉर्चरिंग डेमोक्रेसीज तो यानी कि क्या डेमोक्रेसीज जो है क्या वो भी इंस्टेबल हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि वहां पे इलेक्शंस होते हैं, पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो अब ये बात सोचने वाली है। अब देखिए इकोलॉजिकल डिजास्टर्स हो, चाहे हम वाटर डेफिसिट्स की बात करें, रशिया यूक्रेन युद्ध की बात करें, पैंडेमिक्स हो, ठीक है, अब इसके चलते समस्याएं तो बहुत बढ़ रही हैं। तो अब बहुत जरूरी है कि दुनिया भर में जितने भी देश हैं, अब जो भी सरकारें हैं जो अपने आप को डेमोक्रेसीज कहते हैं, उनको लीड कौन कर रहा है? क्या हम चाहेंगे कि डेमोक्रेसीज में अनवाइज लीडर्स हो? अब देखिए श्रीलंका में क्या हाल हुआ था, है ना। श्रीलंका के अगर हम राजापक्सा भाइयों की बात करें तो उन्होंने कितनी अनवाइज इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलो करी। तो डेफिनेटली अगर तो जो राजा है जो कि रूल कर रहा है ना, तो अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज उसकी वाइज नहीं होगी, अगर अच्छे तरीके से वो गवर्नेंस नहीं दे पाएगा, तो लोग सफर करेंगे। तो बहुत जरूरी है वाइज और इन्फॉर्म लीडर्स का विद इन द सोसाइटी इमर्ज करना, नहीं तो हमारी जो सिविलाइजेशन है कहीं एक्सटिंक्ट ही ना हो जाए। नाउ ब्राइटर साइड क्या होता है इस मेजॉरिटेरियनिज्म का या टोटलिटेरियनिज्म का? वो ये होता है कि इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी में से आउटरीच होता है, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है वहां से प्रोवोकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए 2014-15 की बात है जब काफी ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे थे, खास करके अगर हम कैटल स्मगलिंग की बात करें, काउ स्लॉटर्स की बात करें, लोगों को लिंच किया जा रहा था। तो अब काफी सारे जो बुद्धिजीवी लोग थे, इंटेलेक्चुअल लोग थे, तो वो आके अपने अवार्ड जो थे वो गिव अप कर रहे थे, है ना। तो अब ये कैंपेन चला था न्यूज चैनल में, खास करके हम गोदी मीडिया की बात करें तो अक्सर ये टर्म यूज किया जाता है गोदी मीडिया, यानी कि सरकार के कुछ फेवरेट मनपसंद जो मीडिया चैनल्स होते हैं। और ये कहा गया था कि ये अवार्ड वापसी गैंग है, घर वापसी गैंग है, कि ये सिर्फ अवार्ड्स वापस कर देने से इंटेलेक्चुअल कम्युनिटीज के जो लोग हैं, अगर जो भारत सरकार ने इनको कोई अवार्ड्स दिए होंगे, अगर वो वापस कर देने से अगर इनको लगता है कि बात बन जाएगी या डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो जाएगी, तो वो बात तो सही नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात यह है टोटलिटेरियन पॉलिटिक्स की, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो आउटरीच करते हैं। अब जहां पे इंटेलेक्चुअल आउटरीच की बात है, वो तो हमने अपने संघर्ष में भी देखा है, आजादी के संघर्ष में भी देखा है। आई एम श्योर अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी तो आप इस बात से भली भांति वाकिफ होंगे। ठीक है, हमारे यहाँ पे भी जब हमने नेशनल मूवमेंट्स देखी तो यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल लोग थे उन्होंने आउटरीच दिखाया अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। किताबें लिखी गई थी, दादा भाई नौरोजी ने किताब भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ये बात दिखाने की कोशिश करी थी लोगों को, क्योंकि नेशनलिज्म को इंस्टिल करने की बात थी, तो लोगों को ये बात भी दिखाने की कोशिश करी थी कि क्यों जो ब्रिटिश रूल है आपके लिए अच्छा नहीं है। तो अगेन तो इंटेलेक्चुअल लोग आज के टाइम पे भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने आउटरीच से। अब यहां पे एक बात करी गई है रिजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट के बारे। तो आपको याद होगा इस साल G7 का समिट जो कि जर्मनी में हुआ था, भारत को भी इनवाइट करा गया था। भारत के साथ अर्जेंटीना, सेनेगल और साउथ अफ्रीका के हेड्स ऑफ द स्टेट को भी इन्वाइट करा गया था। और G7 और चारों इन्वाइटेड गेस्ट ने इंक्लूडिंग इंडिया, उन्होंने रिजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट को साइन किया था। यानी कि इस बात को एक्नॉलेज किया था कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी है वो डिक्लाइन हो रहा है और इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कैसे किया जा सकता है। हालांकि अक्सर काफी सारी ऐसी रिपोर्ट्स इंटरनेशनल मीडिया में आती हैं, ये दिखाती हैं कि भाई भारत में डेमोक्रेसी डिक्लाइन में है, लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी नहीं है। लेकिन ये बातें सही नहीं है। कोई भी डेमोक्रेसी में अगर हम अमेरिका की भी बात करें, यूके की भी बात करें, वो भी दूध के धुले नहीं होते हैं। तो ये जानबूझ के इंडिया को ऐसे पोर्ट्रे करना, वो बात भी सही नहीं है। ठीक है, ये कहना कि राइट सबके लिए हो, ठीक है, राइट सबके लिए होते हैं, यूनिवर्सल राइट्स की हम बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की हम बात करें, लेकिन अब ये कहने में पढ़ने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर लोग राइट्स के लिए लड़ते कब है? जब उनको ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है। B.R. अम्बेडकर ने 1949 में क्या क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स की हम बात करें तो ये बात हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं कि आपको राइट तो चलो, राइट टू वोट आपको मिल गया, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आपको मिल गई, पॉलिटिकल इक्वालिटी आपको मिल गई, लेकिन व्हाट अबाउट सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, व्हाट अबाउट सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी? तो पॉलिटिकल इक्वालिटी का कोई वजूद नहीं है जब तक सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी लोगों को ना मिले। तो कंक्लूजन में दोस्तों अगर हम बात समझे तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि बुरे वक्त में होपफुल होना, बुरे वक्त में ये उम्मीद रखना कि आने वाला कल अच्छा हो सकता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमारे इतिहास की हम बात करें, हमारी सभ्यता की बात करें, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स मिलेंगे क्रुएल्टी के, लेकिन साथ अगर हम अपनी फ्रीडम स्ट्रगल को भी एग्जामिन करें, अपनी नेशनल मूवमेंट को अगर एग्जामिन करें,
लेकिन साथ के साथ ऐसे भी बहुत किस्से हमको सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, खास करके अगर हम विनम्रता की बात करें, बलिदान की बात करें, बहादुरी की बात करें। ठीक है, अल्टीमेटली देखिए दोस्तों, लोगों के हाथ में पावर है टू एक्ट डायरेक्टली। ठीक है, लोगों के हाथ में पावर है कि कैसे वो उन लोगों के लिए स्टैंड ले सकते हैं जो कि ज्यादा डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है, और लोगों को ही आने वाले टाइम में इस तरह के गंभीर चैलेंजेस को, चाहे वो पैंडेमिक है, चाहे वो लड़ाइयां हैं, चाहे वो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के अगेंस्ट कैंपेन्स हो, ठीक है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के फेवर में कैंपेन्स हो, ठीक है, इन सब मुद्दों के लिए लोगों को ही खड़ा होना पड़ेगा और लोगों को ही रिजॉल्व दिखाना पड़ेगा। तो ग्लोबल सिविल सोसाइटी की सिग्निफिकेंस इस आर्टिकल में डिस्कस करी गई है। पिचिंग इंडिया एज अ सिग्नेचर डेस्टिनेशन, जी किशन रेड्डी ने यह आर्टिकल लिखा है, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे धर्मशाला डिक्लेरेशन की बात करी जा रही। धर्मशाला यानी कि हिमाचल प्रदेश में बड़ी अच्छी जगह है, कभी आपको मौका लगे तो जरूर घूम के आइएगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, रिसेंटली एक मीटिंग हुई है, तो वैसे बाय द वे आज वर्ल्ड टूरिज्म डे भी मनाया जाता है, और धर्मशाला डिक्लेरेशन में यानी कि जो स्टेट डिफरेंट राज्य सरकारों के जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं वो सब इकट्ठे हुए थे, और सब ने इकट्ठे होकर एक रोड मैप तैयार करने की कोशिश करी कि कैसे हम भारत में टूरिज्म को फिर से एक बूस्ट दे सकते हैं, स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक के चलते। आपको पता है जैसे कि टूरिज्म सेक्टर हैड टेकन अ वेरी वेरी बैड हिट, और टूरिज्म सेक्टर भी हमारी इकोनॉमी को बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है। इनफैक्ट अगेन, अगर टूरिज्म की हम बात करें, वो भी एक तरह से भारत की सॉफ्ट पावर को दर्शाता है। अगर यहाँ पे टूरिज्म पोटेंशियल को अगर हार्नेस कर सकते हैं और एनहांस कर सकते हैं, उससे हमारी सॉफ्ट पावर ही एनहांस होगी। नाउ अब इसमें आगे बात करें तो यहां पे बात करी गई थी कि कैसे भारत का क्या रोल रहेगा इन कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ग्लोबल टूरिज्म, कि कैसे हम अब जैसे बुद्धिज्म सर्किट है, रामायण सर्किट है, पिलग्रिमेज टूरिज्म की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, कल्चरल साइट्स हैं, हेरिटेज साइट हैं, रिलीजियस साइट्स हैं, पिलग्रिमेज साइट्स हैं, जहां पे लोग आके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। अब देखिए, अगेन वही बात मैं करूंगा कि टूरिज्म को पोटेंशियल देना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद होगा आपको इंडिपेंडेंस डे स्पीच 2019 में मोदी जी ने हर एक भारतीय को यह कहा था कि अगर तो आप खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं ट्रैवल करने का, स्टे करने का, तो 2019 की बात ये बात कही थी कि एटलीस्ट आप कोशिश करिए कि आप साल भर में जितनी भी आपको टाइम मिलता है, छुट्टी मिलती है, कि 2022 तक आप एटलीस्ट 15 लोकेशन जो कि भारत में है उसको कवर करिए और भारत को जानिए, भारत को और खोजिए। बहुत जरूरी बात है। अब अगर हम यहाँ पे नॉर्थ में बैठे हैं तो हमको नहीं पता कि साउथ इंडिया में क्या चीजें अच्छी हैं घूमने के लिए, नॉर्थ ईस्ट में क्या चीजें अच्छी हैं घूमने के लिए। हम कहते हैं जी हमने यूरोप जाना है, हमने अमेरिका जाना है घूमने के लिए गर्मी की छुट्टियों में, लेकिन भारत में भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनको हमने नहीं एक्सप्लोर किया। तो बहुत जरूरी है जितनी हम उन जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, एक तो हो गया आपका इंटरनेशनल टूरिज्म, एक हो गया अगर हम विद इन द नेशन की बात करें, डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करें, उसको भी बूस्ट करना बहुत जरूरी है। उसी से तो हम भारत के बारे जान पाएंगे। लेकिन चलो, ये 2019 में बात कही गई, लेकिन फिर पैंडेमिक आया, और पैंडेमिक के चलते जैसे कि आप जानते हैं लॉकडाउन्स और सोशल डिस्टेंसिंग के चलते ट्रैवल तो बिल्कुल ही बंद हो चुका था, बैन हो चुका था। अब रीथिंकिंग टूरिज्म की बात करें तो पैंडेमिक ने एक मौका दिया है कि कैसे हम अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को, इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री को रीब्रांड कर सकते हैं और कैसे रीथिंक कर सकते हैं आने वाले कल में अपने टूरिज्म पोटेंशियल के बारे। अब जहां तक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की बात है तो भारत सरकार ने इसको 50,000 करोड़ और बढ़ाया है, तो 4.5 लाख करोड़ था, अब ये 5 लाख करोड़ है। जरूरी भी है। देखिए मोस्टली जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है ना, अगर हम माइग्रेंट क्राइसिस की बात करें तो ये माइग्रेंट पॉपुलेशन ज्यादातर कहां पे काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, ठीक है, मैरिज हॉल्स में, जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, टूर ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि जो टूरिज्म रिलेटेड सेक्टर्स में काम करते हैं, तो ये वहां पे मोस्टली पॉपुलेशन काम करती है, और ये सेक्टर बहुत ज्यादा सिवियरली हिट हुआ था आफ्टर द पैंडेमिक। और हमारी जो नई नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2022 का जो फ्रेमवर्क डिजाइन करा गया है, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात करी गई है कि कैसे हम सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, और खास करके टूरिज्म इन लाइन विद आवर सिविलाइजेशनल एथोस। नाउ अगेन यहाँ पे कुछ बातें जरूरी है समझने की। ये जो टूरिज्म पॉलिसी, जो फ्रेमवर्क बनाया गया है 2022 का, तो माना जाता है कि पिछले 20 सालों में 2022 के बाद ये पहली ऐसी कोशिश है कि कैसे अपने टूरिज्म सेक्टर में हम बहुत मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। और दो बातें और यहाँ पे हमारी नई टूरिज्म पॉलिसी में जो सामने रखी गई है, एक तो है कि कैसे डिजिटलाइजेशन को भी बूस्ट मिल सकता है हमारी टूरिज्म पॉलिसी में, और कैसे जो टूरिज्म सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, उनकी स्किल्स को कैसे और बेहतर किया जा सकता है। अब G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास है। याद करिए कल मैंने एक आर्टिकल आपके साथ डिस्कस किया था जहां पे हमने टोक्यो ओलंपिक्स की बात करी थी। वैसे आर्टिकल सॉफ्ट पावर से रिलेटेड था, एनहांसिंग इंडियाज सॉफ्ट पावर इमेज। लेकिन अगर इस तरह के इवेंट्स अगर भारत कंडक्ट करता है, होस्ट करता है, चाहे वो ओलंपिक इवेंट हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो G20 की प्रेसिडेंसी हो,
तो बहुत सारे देश के लोग आएंगे यहाँ पे और हमको मौका मिलेगा कि कैसे हम अपने देश का जो कल्चर है उसको शोकेस कर सकते हैं, ठीक है, अपनी जो हमारी जो कल्चरल रिचनेस है उसको हम लोगों के सामने रख सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी बात है। वैसे भी अगर हम अपनी सिविलाइजेशन की बात करें, अपनी सभ्यता की बात करें, हमारे घर में कोई भी मेहमान आता है तो कहा जाता है ना कि मेहमान भगवान के बराबर है। हमारे घर में कोई भी मेहमान आता है, गेस्ट आता है, तो उसकी हम बहुत सेवा करते हैं, ठीक है। और जैसे जो हमारा एज ओल्ड डिक्टम है, अतिथि देवो भव, है ना, तो इस करके बहुत जरूरी है कि ये जो G20 प्रेसिडेंसी का मौका है, और इवन अगर हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंसी का भी मौके की अगर हम बात करें, तो बहुत अच्छा मौका है कि कैसे हम अपना जो सॉफ्ट पावर है ग्लोबल स्टेज में उसको इनहांस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड की बात करें, यहां पे कुछ आंकड़ों की बात है दोस्तों। यहां पे कहा गया है कि चलो अभी पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी हो रही है, तो यानी कि आने वाले 2 सालों में टूरिज्म सेक्टर से उम्मीद की जा सकती है कि $150 बिलियन का कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी के टुवर्ड्स देखने को मिलेगा, और $30 बिलियन फॉरेक्स एक्सचेंज फॉरेक्स में हमको पैसा मिलेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत सारे जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं, कोई लोग अमेरिका से आएंगे इंडिया में, कोई यूके से आएगा, कोई फ्रांस से आ रहा है, तो अब यहाँ पे रहने के लिए, यहाँ पे खर्चा करने के लिए तो उनको रुपया चाहिए, रुपीस चाहिए। डॉलर्स में, पाउंड्स में तो काम नहीं बनने वाला, लेकिन डॉलर्स देंगे, वो यूरो देंगे, पाउंड देंगे, उसके बदले में उनको रुपये मिलेगा। तो अगेन फॉरेक्स अर्निंग्स का भी हमको इससे उपलब्धि मिलती है, इससे हमको एक फायदा मिलता है। और आने वाले समय में आर्थिक जो हमारी स्थिति है बेहतर होगी। उम्मीद है कि बाय 2030 हम थोड़ा, अगर अपनी ग्रोथ की बात करें, बिटवीन 7 to 9% हमारी ग्रोथ होगी, जिसके चलते बहुत सारी जॉब्स टूरिज्म सेक्टर में भी ऐड की जाएंगी। तो इनफैक्ट यहाँ पे आंकड़ा ये बताता है कि लगभग 14 करोड़ नौकरियां टूरिज्म सेक्टर में होंगी टुवर्ड्स 2025। तो अगेन ये जो आंकड़े हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमको पोटेंशियल ऑफ इंडियन टूरिज्म की बात करी गई है, या फ्यूचर ऑफ इंडियन टूरिज्म की बात करी गई, या अगर आपको टूरिज्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन GS3 में पूछा जाता है, तो ये जो 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट करे हैं, इसको आप जरूर वहां पे मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल पॉइंट्स हैं। तो फैक्चुअल चीजें अपने आंसर में डालेंगे, हमारा आंसर थोड़ा बेटर लगेगा और ऐसा लगेगा कि वेल इन्फॉर्म्ड तरीके से हमने अपना आंसर लिखा है। अगला आर्टिकल, समरकंद अ मिनिएचर ऑफ एन इमर्जिंग वर्ल्ड। नाउ इस आर्टिकल में अगेन थोड़ा रेपिटेशन लगेगा, बिकॉज शंघाई कोऑपरेशन के चलते हमने बहुत आर्टिकल्स डिस्कस करे हैं। अब क्योंकि आया है आर्टिकल हिंदू में, तो चलो इसको हम आज डिस्कस फिर से कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या डिफरेंट बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, अब यहाँ पे अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में रशिया के ऊपर बहुत सवाल उठाए गए कि भाई अब 7 महीने हो गए रशिया यूक्रेन की लड़ाई को, कभी लड़ाई खत्म होगी, ठीक है। और अगेन यहाँ पे ये चीज भी सामने आई कि चाइना और रशिया की दोस्ती जो है वो बहुत ज्यादा डीप है। इनफैक्ट चाइना रशिया को क्या कह रहा है कि भाई मैं आपकी सपोर्ट कर रहा हूँ, कोई नहीं, यूक्रेन के साथ आप लड़ाई करें, आपको कोई और सपोर्ट करे ना करे, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, और आप मेरे को सपोर्ट करो कि कल को अगर मेरी और ताइवान की, अगर चाइना और ताइवान की, वैसे भी चाइना ताइवान में काफी हम टेंशंस देख रहे हैं, खास करके जब से नांसी पेलोसी जो कि यूएस के स्पीकर हैं, जब उन्होंने ताइवान में अपना विजिट किया था। सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात करें, अब चाहे वो अजरबैजान, अर्मीनिया हो, या अगर हम तजिकिस्तान या किर्गिस्तान की बात करें, उनके आपसी में बहुत कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। और अगेन ये जो फैसला था अमेरिका का F-16 फाइटर विमान पाकिस्तान को देना, अंडर द सो कॉल्ड जो उन्होंने बात बोली है अमेरिका ने कि भी हम तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए इन द AFPAC रीजन ये F-16 के जो फाइटर जेट्स हैं पाकिस्तान को दे रहे हैं। और इनफैक्ट एस जयशंकर ने ये कहा भी था, अभी कल ये कमेंट आ भी रहा था कि आप किसको बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। नेवरदलेस, क्या अमेरिका की ये कोशिश पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स देने की, क्या पाकिस्तान को चाइना से दूर करने के लिए टारगेटेड करी गई थी? ये बात भी यहां पे आर्टिकल में मेंशन करी गई है। अब भारत का जो मैसेज है रशिया को, अब इसको लेके बहुत ज्यादा ये चीज वायरल भी हुई है। मोदी जी की जो स्टेटमेंट थी, मोदी जी ने जो रशिया को, व्लादिमीर पुतिन को कहा था कि भाई ये जमाना लड़ाई का नहीं है, दिस इज नॉट द ईयर ऑफ वॉर। इस स्टेटमेंट को बहुत प्रेज भी करा गया था यूएन पे। अभी जो रिसेंटली UNGA सेशन हुआ है, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने, USA के प्रेसिडेंट ने, इस बात को बहुत प्रेज करा गया था। और हमने बहुत डायरेक्टली और स्ट्रेट फॉरवर्डली ये बात व्लादिमीर पुतिन को बोली कि देखिए आपके लड़ाई के कारण अभी पैंडेमिक से रिकवरी नहीं हुई है। ऑयल क्राइसिस को देखिए कि ऑयल में कितनी वोलेटिलिटी है। फूड स्कार्सिटी की हम बात करें, इजिप्ट में आज के टाइम पे बहुत सिवियर इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि रशिया और यूक्रेन पे डिपेंडेंट है अनाज के लिए, वीट के लिए। तो ये लड़ाई जितनी जल्दी कम हो सके, बंद हो सके, तो बहुत अच्छी बात है। बिकॉज अक्सर पिछले 6 महीनों में बहुत बार सवाल और बहुत बार उंगली उठाई गई थी भारत के ऊपर कि हम अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं रखते हैं रशिया यूक्रेन की लड़ाई में। तो हमने ये बिल्कुल कैटेगोरिकली बात पुतिन को कही। व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा? व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं आपकी बात मैंने मान ली, आपकी बात मैंने सुन ली। मैं भी चाहता हूं
कि लड़ाई जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी बंद हो सके तो अच्छी बात है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भाई इसमें मैं जिम्मेवार यूक्रेन की सरकार को ठहराऊंगा, ज़ेलेंस्की को ठहराऊंगा कि ये जो क्राइसिस है और ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो रहा है। अभी आज एक और न्यूज़ भी आ रही थी, इनफैक्ट इसको लेकर हम डिस्कशन करेंगे एक आधे दिन में भी, कि रेफरेंडम की बात करें खास करके ईस्टर्न यूक्रेन में, डॉनबस रीजन की हम बात करें, खरकोव की बात करें, ज़ापोरिज़िया जहाँ पे ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ की हम बात करें, तो 15% जो टेरिटरी है ईस्टर्न यूक्रेन की वो प्रो रशियन है, यानी कि वो रशिया के साथ जुड़ने में तैयार है। अब ये सब से किसका फायदा होने वाला है? चाहे 15% आबादी हो यूक्रेन की, चाहे 50% हो, इस क्राइसिस को बंद करना तो बहुत जरूरी है ना। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने क्या बोला कि मेरे को कोई जल्दी नहीं है, आप जितना मर्जी मुझ पर प्रेशर डालना चाहे, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है इस लड़ाई को खत्म करने की। लेकिन इस पूरी मीटिंग में हमने हिम्मत रखी, भारत ने हिम्मत रखी व्लादिमीर पुतिन को कहने के लिए कि भाई ये लड़ाई जल्द से जल्द खत्म करिए। अब लेकिन असली जो उम्मीद थी कि भाई हमारी चाइना के साथ क्या बातचीत रहेगी, बिकॉज जस्ट बिफोर दिस समिट एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, यानी कि जो डिसएंगेजमेंट एट द पेट्रोलिंग पॉइंट 15, यानी कि अगर हम गोगरा हॉट स्प्रिंग्स रीजन की बात करें तो अब दिप्सांग प्लेन्स में लेकिन अभी भी फ्रिक्शन है, दिप्सांग प्लेन्स में अभी भी डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है। चाइना का ये कहना है कि दिप्सांग प्लेन्स LAC में नहीं लाई करता है, वो हमारी टेरिटरी है। बट इस बात पे काफ़ी उम्मीद थी कि मोदी जी और शी जिनपिंग काफ़ी समय के बाद आमने सामने आएंगे, फेस टू फेस होंगे। पूरे पैंडेमिक के टाइम पे मीटिंग्स हुई थी इंडिया और चाइना की, लेकिन वो वर्चुअल माध्यम से हुई थी, ऐसे फिजिकल माध्यम में नहीं हुई थी। चाइना की कोशिश रही कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को डिक्टेट करने के लिए कि किस तरह का आने वाले समय में जो वर्ल्ड ऑर्डर होगा, लेकिन हम ऑब्वियसली हम इस बात को नहीं स्वीकार करना चाहते कि भी जो आने वाले टाइम में जो वर्ल्ड ऑर्डर हो वो चाइनीज लेड हो। ठीक है, तो उम्मीद थी कि इंडिया और चाइना के बीच में बातचीत होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा अटेंशन शी जिनपिंग और मोदी जी के मीटिंग को उनकी नहीं मिली जितनी हमने उम्मीद लगा के रखी थी। हमने ये बात बहुत क्लियर सामने स्पष्ट कर दी है दैट चलो आप चाइना और रशिया इंडिया को बहुत प्रेस करना चाह रहे थे कि चलो इंडिया को चेयरमैनशिप मिली है SCO की, लेकिन क्योंकि चाइना और रशिया हमारी तारीफ कर रहे हैं, हमारी प्रेस कर रहे हैं, डजंट मीन कि हम चाइना और रशिया की साइड पे हैं। तो पूरे इस पूरे फॉर्मेट में, इस पूरी मीटिंग में अगर किसी ने हिम्मत रखी रशिया को ये बात बोलने की, वो हम थे। ठीक है, अगेन यहां पे क्वेश्चन उठाया गया है, क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि आने वाले समय में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर क्या होगा अगर तो ये क्राइसिस जो है, अगर ये जो वॉर है रशिया यूक्रेन की, अगर और ज्यादा लंबे समय तक ये प्रोलॉन्ग्ड रहे। तो ड्रेस रिहर्सल की यहां पे बात करें तो अब आने वाले समय में SCO की जो प्रेसिडेंसी है वो हमारे पास है। आर्टिकल में ये भी बात कही गई है कि इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं, वो क्वाड के साथ ज्यादा बेटर अलाइंड है। यानी कि ठीक है हम इस पर्टिकुलर ब्लॉक में बने हुए हैं, लेकिन क्या हमारी इतनी से होगी, क्या हमारी इतनी रेलेवेंस इस पर्टिकुलर ब्लॉक में होगी? आर्टिकल में कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो एजेंडा है वो डोमिनेटेड रहेगा बाय दिस एक्सिस ऑफ चाइना, रशिया, ईरान एंड पाकिस्तान। और इस करके बहुत यहां पे विजडम की बात है, समझदारी की बात है कि हम डिस्पाइट द फैक्ट कि हम SCO में जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, ब्रिक्स में जाते हैं, लेकिन हम क्वाड में भी उतना ही फोकस और एम्फसाइज करें जितने बाकी हम मल्टीलेटरल फोरम्स में कर रहे हैं। लास्ट आर्टिकल यहां पे दोस्तों डिस्कस करेंगे, डिसाइडिंग द रेयरेस्ट ऑफ रेयर। अब देखिए दोस्तों, आज से कुछ 40 से ज्यादा साल, 42 ईयर्स बैक की बात है, 1980 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यू लिया था कि डेथ पेनल्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को वायलेट नहीं करता। बच्चन सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब केस की हम बात करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेमवर्क सेट किया था जिसको हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्रिंसिपल हम कहते हैं, कि जब आपने सेंटेंस देना है, आपने किसी को फांसी की सजा देनी है या उम्र कैद की सजा देनी है, तो एक फ्रेमवर्क सेट किया था जहां पे कोशिश करी गई थी कि जो डेथ पेनल्टी है ना वो ऑप्शन लास्ट ऑप्शन हो, यानी कि आप पहले बाकी सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लो। यानी कि अगर आपको लगता है कि उम्र कैद की सजा दी जा सकती है, अगर वो एक ऑप्शन वायबल है तो वो ऑप्शन पहले यूटिलाइज करिए, यानी कि सबसे पहला फैसला आपका फांसी की सजा देना नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हुआ क्या है, वाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस? अभी रिसेंटली लास्ट वीक की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि आपको, यानी कि हमको री एग्जामिन करने की जरूरत है जो हमारा पेनल्टी सेंटेंसिंग प्रोसीजर है, और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ 5 जजेस जो है वो डिसाइड करेंगे। तो एक 3 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट का, यहां पे बहुत इस बात को प्रेस करा गया है कि उन्होंने ये हिम्मत दिखाई, करेज दिखाई कि इस बात को स्वीकार करा कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे डेथ पेनल्टी रिजीम में। अब दोस्तों इस पर्टिकुलर टॉपिक में ना डिटेल्ड वीडियो आयुष सर बनाएंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि जब मंडे को उनका फ्यू मिनट सीरीज का जो वीडियो रहता है तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, लेकिन अभी हम इस बात को थोड़ा जनरल सेंस में समझते हैं। अब बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बात स्वीकार करी है, बिकॉज आज 40 साल के बाद और 400 जजमेंट्स के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट रिकंसिडर कर रहा है कि जहां पे डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, लेकिन जो प्रोसीजर है डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करने का, क्या वो संवैधानिक है? ठीक है,
चलो ये बात तो प्रूव कर ली थी कि हाँ भी ये तो संवैधानिक है, डेथ पेनल्टी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है डेथ पेनल्टी का, ये बात तो स्वीकार कर ली थी, ठीक है। लेकिन ये बात तो नहीं कही थी ना कि आप आर्बिट्रेरी तरीके से, आपकी मर्जी के हिसाब से भाई आपने खुंदक निकाली तो आपने किसी को फांसी की सजा दे दी, वो बात तो नहीं वहां पे वैलिड ना, ठीक है। इन डिटर्मिनिंग विच इंडिविजुअल्स द लॉ कुड सब्जेक्ट टू द डेथ इन अ फेयर मैनर, यानी कि देखिए बात ये करी जा रही कि जो जज जो सेंटेंस करेंगे, अब उन्होंने अगर डेथ सेंटेंस अगर पनिशमेंट देनी है अगर किसी कन्विक्ट को, तो क्या उनके पास जो ऑप्शन है उम्र कैद की सजा देने की, क्या वो ऑप्शन फीजिबल नहीं है जिसको वो पहले एक्सप्लोर कर सके, ठीक है ना। अब यहां पे अगेन यहां पे बात आती है मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस की, यानी कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्रिंसिपल्स की। और अगर तो बिल्कुल ही अगर तो यानी कि वो जो ऑप्शन है कि भाई आप उम्र कैद की सजा देना चाहते हैं, अगर वो ऑप्शन बिल्कुल भी एक्सप्लोरेबल नहीं है, अगर वो ऑप्शन बिल्कुल ही क्लोज्ड हो चुका है, यानी कि इतना ज्यादा सीरियस क्राइम है, इतना ज्यादा हीनस क्राइम है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि भाई इसको उम्र कैद की सजा देनी है, आपको लगता है कि सोसाइटी के लिए, समाज के लिए ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है बहुत बड़ा खतरा है, तो अंत में जाके आप ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्रिंसिपल, यानी कि बहुत ही ज्यादा रेयर प्रिंसिपल कि आप डेथ सेंटेंस को आप अवॉर्ड कर सकते हैं उस कन्विक्ट को। अब यहां पे रेमेडियल मेजर्स की बात आती है, तो ये पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज करा है दैट ऑल इज नॉट वेल विद द बच्चन सिंह फ्रेमवर्क, यानी कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्रिंसिपल। इससे पहले 2009 में भी संतोष कुमार बरियार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में जस्टिस एसबी सिन्हा थे, जिन्होंने इस बात के ऊपर कंसर्न, चिंता प्रकट करी थी कि ज्यादा यूनिफॉर्मिटी नहीं है डेथ पेनल्टी सेंटेंसिंग में, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है। इनफैक्ट इस बात को एक्नॉलेज इवन लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने भी किया था 2015 में कि इनकंसिस्टेंसीज हैं एज फार एज सुप्रीम कोर्ट्स अप्रोच टू द डेथ पेनल्टी सेंटेंसिंग इज कंसर्न। तो लॉ कमीशन ने रेकमेंड किया था कि डेथ पेनल्टी को कंप्लीटली अबॉलिश कर देना चाहिए, इससे जो आर्बिट्रेरीनेस है, जो डिस्क्रिशन है जजेस का, वो बिल्कुल रिमूव हो जाता है। लॉ कमीशन ने यह भी ऑब्जर्व किया था कि जो लोअर जुडिशरी है, ट्रायल कोर्ट्स की बात करें, वहां पे तो बहुत ही ज्यादा कॉमन तरीका है, वहां पे तो बहुत ज्यादा कॉमन है कि सबसे पहला जो ऑप्शन होता है जजेस के पास, ट्रायल जजेस के पास, वो होता है कि भैया फांसी की सजा सुना दो, डेथ सेंटेंस सुना दो। और ट्रायल स्टेज पे ये एक्सप्लोर ही नहीं किया जाता कि कोई और ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी हैं कि नहीं है, यानी कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्रिंसिपल को ट्रायल स्टेजेस में बिल्कुल अपहोल्ड नहीं किया जाता। हार्श रियलिटी क्या है दोस्तों? हार्श रियलिटी ये है कि जो आमतौर पे जो कन्विक्ट होता है, जो मुल्जिम होता है, अब आमतौर पे वो बहुत एक पुअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता है, ठीक है। इतने ज्यादा रिसोर्सेज, इतना ज्यादा टाइम, इतने ज्यादा वकील को हायर करने के रिसोर्सेज उसके पास नहीं है, इतने पैसे उसके पास नहीं है, और इतना समा भी उसके पास नहीं होता कि वो अपनी बेगुनाही जो अपनी इनोसेंस को प्रूव कर सके, ठीक है। तो अब ये बात एक हार्श रियलिटी है, जिसके चलते क्या अब समय उचित है, क्या अब टाइम उचित आ चुका है कि हम इसको अबॉलिश कर दें, डेथ सेंटेंस को कंप्लीटली अबॉलिश कर दें। अब इस बात को अगर हमने सम अप करना है, पहली बात तो ये है कि भाई जो मुल्जिम है, जो अक्यूज्ड है, उसको क्या आप समा दे रहे हैं, क्या सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं उसके पास कि वो अपनी बेगुनाही को साबित कर सके, प्रूव कर सके अपनी इनोसेंस को। और दूसरी बात, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम और इतने रिसोर्सेज और इतनी कैपेसिटी नहीं है अपनी बेगुनाही को साबित करने का, तो डज दैट मीन कि उसका जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो उसकी जिंदगी और मौत के बीच में आ रहा है? ये बात सोचने वाली है। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? तो जो चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत इनॉर्मस है, तो कुछ ना कुछ कमियां हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हैं जिसको सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब यहां पे ये बात समझनी भी बहुत जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट इस दुविधा में है कि जहां पे एक तरफ हम कह रहे हैं कि डेथ पेनल्टी जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, डेथ पेनल्टी जो है, रिवॉर्डिंग डेथ पेनल्टी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली 1980 में बात एस्टैब्लिश करी गई है, लेकिन किस तरीके से इसको एडमिनिस्टर करा जा रहा है। देखिए, अब अगर मुल्जिम है, अगर कन्विक्ट है, तो वो भी तो इंसान है ना, उसकी भी लिबर्टी है, ठीक है, उसकी भी लाइफ है, राइट टू लाइफ उसको भी है, लेकिन जिस तरीके से इस पर्टिकुलर सेंटेंस को एडमिनिस्टर करा जा रहा है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, इस बात के ऊपर गौर करना, इस बात के ऊपर चिंता प्रकट करना, यहां पे बात करी गई है, ठीक है। चलिए, सो दोस्तों, ये हमारे आज के 4 आर्टिकल्स थे और जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपके सामने है। इन योर व्यू, तो थोड़ा ओपिनियनेटेड क्वेश्चन है, इन योर व्यू शुड डेथ पेनल्टी बी कंप्लीटली अबॉलिश्ड? ये एक पार्ट है क्वेश्चन का। Why is our criminal justice system considered to be unfair? ये दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का है। 250 शब्दों में आपने ये आंसर करना है, और आपने कहां पोस्ट करना है? हमारे टेलीग्राम ग्रुप है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एडिटोरियल्स विद मींस आंसर राइटिंग। नाउ टू गेट एक्सेस टू दिस टेलीग्राम चैनल, आपने अभी अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज दोस्तों अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहां पे टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक दिखाई देगा, इसको क्लिक करेंगे, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट करा जाएगा। और अगर आपको वहां पे लगता है कि लिंक एक्सपायर हो चुका है, वहां पे आपको रीडायरेक्ट नहीं करा जा रहा, तो आप हमारे नंबर पे
6280-133-177 अपनी टेलीग्राम की ऐप से आप हमको इस नंबर पे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और हमारी टीम के द्वारा आपको ऐड किया जाएगा। बाकी दोस्तों जाने से पहले बेस्ट आंसर की मैं बात करूं तो अक्षाया प्रभाकर का बेस्ट आंसर है। लिंकेजेस बिटवीन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और पुलिस रिफॉर्म्स की हमने कल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पुलिस रिफॉर्म्स की हमने जो कल बात करी थी, तो बहुत अच्छा इन्होंने आंसर लिखा है, बहुत क्रिस्प इन्होंने आंसर लिखा है विद इन 150 वर्ड्स और काफी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा है। तो इस आंसर को आप पढ़ सकते हैं, पिन कर दिया जाएगा। बहुत ईजी टॉपिक था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, एडिटोरियल से बहुत ईजिली इसको हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको आंसर को प्लीज पढ़ लीजिएगा। बाकी दोस्तों जाने से पहले अगर एडवर्टाइजमेंट्स की मैं बात करूं तो जैसे हम जाने से पहले कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट आपके साथ शेयर करते हैं, आपको हमारी कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। सो यदि दोस्तों आप अगले साल अपना एग्जाम दे रहे हैं, अपना प्रीलिम्स दे रहे हैं, चाहे पहला अटेम्प्ट हो, चाहे वो दूसरा हो, चाहे वो छठा हो, तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आई एम श्योर आप कहीं ना कहीं से तो अपने प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट तो देते होंगे, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करते होंगे। सो दोस्तों हमारा एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी 2023 का प्रोग्राम है जहां पे 30 टेस्ट रहेंगे। अब अभी फिलहाल अगर आप चाहें तो एक कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रीलिम्स 2023, जिसके चलते आपको 33% ऑफ भी मिलेगा। तो ये जो कोर्स है टेस्ट सीरीज का आपको 4049 का पड़ेगा। और दोस्तों साथ के साथ हमारा करंट अफेयर्स का प्रोग्राम भी है। अब करंट अफेयर्स एक बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, तो चाहे आप अपने पहले अटेम्प्ट में हैं, चाहे अपने छठे अटेम्प्ट में हैं, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलेवेंट रहते हैं। तो हमारा एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम है। यदि आपको ठीक लगे तो आप हमारे फ्री जो वीडियोस हैं, जो डेमो वीडियोस हैं हमारे प्रोग्राम के, वो भी देख सकते हैं। देन यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो ये जो फीचर्स हैं इस करंट अफेयर्स प्रोग्राम के, वो आपके सामने मेंशन्ड है। अगर मोटे तौर पे आपको मेरे को बताना हो तो वो ये है कि मंडे टू सैटरडे एवरी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल इश्यूज, एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसमें जो भी डिस्कशन की जाएगी वहाँ पे प्री और मेंस रेलेवेंट कंटेंट दोनों आपके साथ शेयर किया जाएगा। और साथ के साथ कोई टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, अगर उससे कोई संबंधित PYQ भी आया है तो वो भी डिस्कस किया जाएगा। तो आप इसमें चाहें तो भी एक प्रीलिम्स 2023 करके कोड है, वो आप अवेल कर सकते हैं, जिसके चलते आपको 33% ऑफ मिलेगा। वैसे इसकी प्राइस 9000 है, लेकिन आपको 6000 की पड़ेगी। एंड अगेन हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-890-3043। आप कभी भी चाहें बिटवीन 10 AM to 6 PM इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इन कोर्सेज के बारे और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए सो दोस्तों मैं आपसे इजाजत लेता हूं और मिलूंगा आपको मैं कल और चर्चा और एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए और आंसर्स भी लिखते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।